हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज़ कंडीशन है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ये बीमारी कौन सी होती है? अगर हमारे पेट की जो लेयर होती है, पेट के अंदर अगर छाले बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब ये पेप्टिक टर्म आया कहाँ से? तो पेप्टिक मतलब आया है पेप्सिनोजन एंजाइम से। ठीक है, अगर पेप्सिनोजन एंजाइम हमारे पेट के अंदर घाव उत्पन्न करता है या छाले उत्पन्न करता है तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर छाले होते हैं, ठीक है, घाव होते हैं। अगर ऐसे ही छाले हमारे पेट के अंदर हो जाए तो उसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ब्रेक इन कंटिन्यूटी, मतलब कि हमारा जो पेट है उसमें कंटिन्यूस क्या होती है, लेयर्स होती है। ठीक है, हमारा जो पेट है वो भी कुछ लेयर से मिलके बना है। ओके, तो अगर उस लेयर में ब्रेक आता है, कहीं पर वो लेयर टूटती है, उसमें ब्रेक होता है उसकी कंटिन्यूटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ओपन सोर, एक ओपन जख्म बन जाएगा, एक अल्सर बन जाएगा। ठीक है, किसमें? ऑफ द म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है? लेयर है। ओके, हमारा जो पेट है वो हमारे जीआई सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारी जीआई में 4 लेयर होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि छाला कहाँ बनेगा? म्यूकोजा की लेयर में बनेगा। अगर इस म्यूकोजा की लेयर में ब्रेक आता है इसकी कंटिन्यूटी में तो वहाँ पर छाला बन जाएगा, वहाँ पर जख्म बन जाएगा। अब ये छाला कहाँ कहाँ बन सकता है? ये छाला ईसोफेगस, जो हमारा फूड पाइप है, वहाँ बन सकता है। स्टमक, हमारे पेट में बन सकता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है ड्यूडेनम, उसमें बन सकता है। ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद, किसकी वजह से बना? विद गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, हमारे पेट में कुछ एंजाइम्स निकलते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन के द्वारा, ठीक है, पेप्सिन के द्वारा और गैस्ट्रिक एसिड क्या है? HCl। अगर HCl के द्वारा और पेप्सिन के द्वारा हमारे पेट में या फिर हमारे फूड पाइप में या फिर ड्यूडेनम में छाले बनते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, पेप्टिक अल्सर इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इंक्लूड। तो अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसमें छाले जो हैं वो 3 जगह पे हो रहे हैं। अम्ब्रेला मतलब जो 3 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलके बनता है। मतलब कि छाला सिर्फ पेट में नहीं हो रहा है, छाला इसके अलावा हमारे फूड पाइप में हो रहा है, हमारे ड्यूडेनम में हो रहा है, और इसके अलावा पेट में भी हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर और भी चीज़ें आती है। जैसे कि देखो, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक मतलब पेट में होने वाला छाला। लेसर कर्वेचर, अब पेट में कहाँ पर होगा उसको जानने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई जो पेट है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है। ओके, ये ऊपर क्या है? हमारा फूड पाइप है। ठीक है, अब खाना जब यहाँ डाइजेस्ट होता है ना तो वो खाना पीछे हमारे ईसोफेगस में ना जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या होती है? मसल्स होती हैं जो कि बंद हो जाती है ताकि वो खाना ईसोफेगस में ना जाए। तो ये ऊपर का भाग जो है पेट का, उसको हम कार्डिया बोलते हैं। इतने से भाग को हम फंडस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। ओके, और ये छोटा सा जो एरिया है इस तरफ का, इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। बड़े वाले भाग को हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे हमारा क्या आता है? ड्यूडेनम आता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ओके, यहाँ पर भी कुछ मसल्स होती हैं जो खाने को नीचे जाने से रोकती है। जब तक कि खाना डाइजेस्ट ना हो जाए, यहाँ पर उसका डाइजेशन ना हो जाए, तब तक वो खाने को नीचे नहीं जाने देती। ठीक है, तो यहाँ भी मसल्स होती हैं और यहाँ भी मसल्स होती है। तो ये हमारे पेट के क्या है? रीजन है। अब मैंने कहा कि भाई किस वाले भाग में, मतलब हमारे पेट के किस वाले भाग में छाला होगा। ठीक है, पहला देखो, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट में छाला। लेसर कर्वेचर एंट्रम रीजन, हमारे पेट में किस वाले भाग में होगा? लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर ये वाला भाग था। ठीक है, और इसमें भी पेट के किस वाले भाग में ज़्यादा छाला होता है? पाइलोरिक एंट्रम। ज़्यादातर छाले पेट में पाइलोरिक एंट्रम रीजन में होते हैं और वो भी लेसर कर्वेचर की तरफ होते हैं। ठीक है, 15% लोगों में, 15% मतलब इसके चांसेस है होने के, 15% इसके चांसेस है। ड्यूडेनल अल्सर मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है ड्यूडेनम, वहाँ पर छाले। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के शुरुआती वाले भाग में ही छाला होता है। ठीक है, 75% चांसेस है ड्यूडेनम अल्सर के। फिर है ईसोफेगल अल्सर, मतलब जो हमारे फूड पाइप में मिलता है अल्सर। इन लोअर ईसोफेगस, ये हमारे फूड पाइप के नीचे वाले भाग में ही होता है। ड्यू टू GERD, ये कब होगा?
जब कुछ लोगों में आपने कई बार देखा होगा, जब हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं या हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो कई बार हमें खट्टी डकार आती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो खाना जो है वापस से हमारे फूड पाइप में रिफ्लक्स होता है, उसका बैक फ्लो यहाँ हो जाता है। क्यों? अगर सपोज यहाँ के कार्डिक स्पिंचर मसल्स में कोई दिक्कत है या ये मसल्स ढंग से काम नहीं कर रही है तो खाना जो है वो रिफ्लक्स होके हमारे फूड पाइप में आएगा, जिसकी वजह से हमें सीने में दर्द होता है, जलन होती है और हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों में गर्ड की डिजीज़ होती है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट था वो वापस से ईसोफेगस में आ गया, फूड पाइप में आ चुका है, ठीक है। तो ये 5% चांसेस, सबसे रेयर चांसेस है, सिर्फ 5% चांसेस है कि किसी को छाला कहाँ पर होगा, ईसोफेगस में होगा। सबसे अधिक छाले देखो कहाँ बन रहे हैं, सबसे अधिक छाले बन रहे हैं ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के भी पहले वाले भाग में 75% चांसेस। ओके, अब देखो दीज आर द एरियाज ऑफ डिजनरेशन, जहाँ पर छाले बनते हैं वहाँ पर डिजनरेशन होगा, वहाँ की सेल की डेथ हो जाएगी, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर डिजनरेशन हो रहा है, वहाँ पर नेक्रोसिस हो रही है ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ठीक है। जो हमारा जीआई है ना, जो हमारा जीआई सिस्टम है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक खत्म होता है, ठीक है। तो ये पूरे जीआई को 4 लेयर से मिलके हमारी जीआई बनती है। कितने लेयर से मिलके बनती है? 4 लेयर से बनती है। तो अगर इन लेयर में डिजनरेशन हो रहा है, नेक्रोसिस, वहाँ सेल की डेथ हो रही है, किसमें? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजा लेयर में ऐसा हो रहा है, तो क्या करता है? छाला उत्पन्न करता है। ओके, तो छाला कहाँ कहाँ हो रहा है? हमारे पेट में हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग में हो रहा है और फूड पाइप में हो रहा है। और छाला क्यों हो रहा है? क्योंकि जब डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी जो म्यूकोजा लेयर है उसको ब्रेक कर देगी, उसको खा जाएगी, उसको डिजनरेशन कर देगी, तभी वहाँ पर क्या बनेगा? अल्सर बनेगा या छाला बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? पेप्टिक अल्सर अकर्स। क्यों? अब इसका मेन रीज़न क्या है? व्हेन द नॉर्मल, एक और तरीके से आप बोल सकते हो, देखो नेचर में हर चीज़ ना बैलेंस के रूप में होती है, ठीक है। अगर वो बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो सेम कंडीशन हमारे कहाँ होती है? पेट में भी होती है। देखो पेप्टिक अल्सर अकर, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन फैक्टर्स दैट प्रमोट म्यूकोजल इंजरी। तो हमारी 4 लेयर होती है। देखो मैं आपको यहाँ पहले 4 लेयर बता देती हूँ। सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोजा, ठीक है। फिर होती है सब म्यूकोजा जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्व्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई देगा हमारी म्यूकोजा लेयर को। फिर हमारी मसल्स लेयर होती है। मसल्स यहाँ पर क्या करती है? जब पेट में खाने का डाइजेशन होगा, चर्न होगा, वहाँ खाना खाने का पाचन होगा, तो ये मसल्स उसको क्या करेगी? उस खाने को तोड़ने में हेल्प करती है, मस्कुलरिस लेयर। एक होती है हमारा सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर किसी भी ऑर्गन को एक फिक्स्ड जगह पर रखने की कोशिश करती है, मतलब इसका काम है इंटैक्ट रहना। मतलब हमारी जो सिरोसा लेयर है वो किसी भी एक ऑर्गन को उसकी जगह पर बांध के रखती है, क्योंकि हर एक ऑर्गन की एक पोजीशन होती है हमारे बॉडी में। ओके, तो अब देखो जो ये आप ऐसा समझो, ये पूरी जो लेयर होती है हमारे जीआई सिस्टम में होती है, बट मैं आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखा रही हूँ इसका। ओके, तो यहाँ पर देखो ऐसा मानो ये हमारा क्या है? म्यूकोजा लेयर है, फिर हमारा सब म्यूकोजा लेयर है, फिर हमारी मसल्स की लेयर होती है और सबसे लास्ट में क्या होती है? हमारी सिरोसा लेयर होती है। तो सिरोसा लेयर का काम होता है किसी भी ऑर्गन को एक जगह पर बांध के रखना। ओके, जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये कैप है, ठीक है। कैप का जो ये अंदर वाला स्पेस है ये हमारा पेट जो है उसके अंदर का स्पेस है, ये ल्यूमन है। तो इस जगह पर खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है इस ल्यूमन में, यहीं पर ही डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं। तो जो सबसे अंदर की लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोजा लेयर है। तो यही लेयर एंजाइम्स के कांटेक्ट में आती है। जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पर HCl निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, तो उसके कांटेक्ट में कौन सी लेयर आएगी? म्यूकोजा लेयर आएगी, इनरमोस्ट लेयर आएगी, ठीक है। उसके बाद लगातार और लेयर्स होती है, ऐसा करके पहले म्यूकोजा लेयर, फिर सब म्यूकोजा लेयर, फिर मस्कुलरिस लेयर, फिर हमारी सिरोसा लेयर। ओके, तो यहाँ ल्यूमन जो खाली वाला भाग है हमारे पेट का, उसी में खाने का यहाँ पर डाइजेशन होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपने लेयर्स पढ़ लिए, अब यहाँ पर हमको समझ आएगा कि भाई क्यों होता है। तो पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन फैक्टर्स दैट प्रमोट म्यूकोजल इंजरी। अब हमारी म्यूकोजल लेयर को इंजरी हो रही है। अब हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर वो होते हैं जो म्यूकोजा लेयर को बचाते हैं, ठीक है,
हार्मफुल एसिड से, और एक फैक्टर वो होते हैं जो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको डिजनरेट करते हैं। तो यहाँ पर इंजरी, म्यूकोजल इंजरी कैसी हुई? अगर गैस्ट्रिक एसिड का अमाउंट वहाँ बढ़ जाए, ठीक है, HCl का अमाउंट बढ़ जाए, या फिर पेप्सिन जिसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना, उसका अमाउंट बढ़ जाए, या फिर कुछ लोगों में H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो पेट के अंदर जाता है, ठीक है। अगर हम गंदा खाना लेते हैं, गंदा पानी लेते हैं, तो उसके द्वारा बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी लेयर को तोड़ता है। जो लोग बहुत अधिक पेन किलर्स लेते हैं वो भी हार्मफुल होता है। काफ़ी अधिक स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, वो क्या करता है, हमारी लेयर को डिजनरेट करता है। ये सब मैं आपको कॉजेस में पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, उस लेयर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर छाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फैक्टर्स, दूसरे कौन से फैक्टर है जो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट द म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर को कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इंटैक्ट एपिथेलियम। इंटैक्ट एपिथेलियम मतलब कि इस म्यूकोजा लेयर के बिना 3 पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर एक सेल होती है एपिथेलियम सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक कंटिन्यूस यहाँ पर एपिथेलियम लेयर होगी, इसमें बिल्कुल ब्रेक, इंटैक्ट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ऐसे, मतलब एक लेयर है जिसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, मतलब चिपकी लेयर है, ठीक है, इंटैक्ट फॉर्म में वो लेयर वहाँ पर। तो अगर ऐसे सेल वहाँ प्रेजेंट है जो उस लेयर को बांध के रखते हैं, इंटैक्ट करके रखते हैं, हमारी पेट में कौन सी सेल होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है। फिर क्या होता है, नेचर ने, भगवान ने हमको क्या दिया है, म्यूकस दिया है। हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस होता है। अब जितना गाढ़ा वहाँ म्यूकस बनेगा, जितना वहाँ पर बाइकार्बोनेट्स बनेगा, वहाँ पर जो एसिड है, जो HCl है, वो उसका नुकसान भी कम होगा, ठीक है। तो हमारे पेट में जो ये लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर, इसके ऊपर ना बहुत गाढ़ा क्या होता है, म्यूकस होता है, ताकि जो यहाँ पर HCl निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है, वो हमारी लेयर को डायरेक्ट यहाँ पर हार्म ना कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक म्यूकस का प्लग होता है, म्यूकस की लेयर होती है जो कि जरूरी है। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो बाइकार्बोनेट जरूरी है। म्यूकोजल ब्लड फ्लो, अगर वहाँ पर उस म्यूकोजा लेयर में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो म्यूकोजा लेयर अच्छे से काम करेगी, क्योंकि ब्लड फ्लो से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एपिथेलियल रीजनरेशन, और हमारी एपिथेलियल जो सेल होती है वही पेट की, उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो अपना आप अगर खराब हो रही है तो कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा बैलेंस होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत स्मोकिंग कर रहा है, बहुत अल्कोहल ले रहा है, या किसी के अंदर H. पाइलोरी बैक्टीरिया आ चुका है, तो क्या होगा, ये सारे फैक्टर धीरे 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 काम करना कम कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या कर देते हैं, छाला बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, डिस्टर्बेंस आता है, छाला बन जाता है, ओके। एंड अल्सर अकर्स व्हेन द लाइनिंग और म्यूकस ऑफ दीज ऑर्गन्स इरोडेड टू द पॉइंट, मतलब कि अगर इन ऑर्गन्स की जो म्यूकोजा लेयर है उसमें इरोजन आ जाए, वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, दैट द एपिथेलियम इज एक्सपोज्ड, कि जो एपिथेलियम लेयर है वो बाहर एक्सपोज हो जाए, किसके कांटेक्ट में आने से, गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आने से, पेप्सिन के आने के संपर्क में आने से, ठीक है। बहुत डिटेल में पता क्या होता है, देखो ये 4 लेयर तो होती है। ये जो ऊपर की जो म्यूकोजा लेयर है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब वो लेयर किससे बनी है, वो लेयर बनी एपिथेलियल सेल से बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब अल्सर कब बनता है, जो म्यूकोस मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसमें अगर खराबी आएगी, वहाँ पर इरोजन आएगा और वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब वो किसके संपर्क में आ जाएगी, गैस्ट्रिक एसिड जो कि पेट में निकल रहा है, पेप्सिन जो कि पेट में निकल रहा है, विच कैन प्रिसिपिटेट ब्लीडिंग। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को छाला जो बनता है पेट में, उसके द्वारा वहाँ से ब्लड भी निकलता है, वहाँ ब्लीडिंग होती है। और कई बार ये छाला अगर इसको हम टाइम पे ठीक ना करें तो ये धीरे 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 हमारे पेट में घाव करना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में हमारी म्यूकोजा लेयर में घाव करेगा, फिर धीरे धीरे ये सब म्यूकोजा लेयर में चला जाएगा, फिर इसके नीचे मस्कुलरिस लेयर में, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सिरोसा लेयर को भी मतलब ऐसे अंदर की तरफ घाव बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी दिक्कत फिर करता है। तो ऐसे कई बार परफोरेशन होता है, वहाँ पर होल होना शुरू हो जाता है, हमारे पेट के अंदर वहाँ पर एक होल होना शुरू हो जाएगा। ये जो अल्सर है ये बिल्कुल डीप चला जाएगा, ठीक है। और अल्सर व्हेन द डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोजा, और फिर धीरे धीरे म्यूकोजा लेयर अपना रेजिस्टेंस खो देगी, मतलब अपनी पावर को खो देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो छाला है वो और नीचे धंसना शुरू हो जाएगा और उसको ट्रीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। देखो यहाँ मैंने आपको पढ़ा रखा लेयर्स ऑफ एलिमिनेटरी कनाल, क्योंकि लेयर्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
मेन मैं यहाँ फोकस करूंगी स्टमक की वॉल पे। वैसे हमारी पूरी जो जीआई सिस्टम है, एलिमेंट्री कनाल है, उसकी 4 लेयर होती है, ठीक है। क्यों जो जरूरी पढ़ना, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा भाई किस लेयर में छाला हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पेट के अंदर कैसे बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो भी आप इसमें जान पाओगे, इसलिए लेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो म्यूकोजा लेयर है वो कौन सी लेयर सबसे अंदर की लेयर है। तो पहले हम म्यूकोजा लेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह से हमारी म्यूकोजा लेयर है और ये वाला स्पेस ऐसा मान लो पेट का क्या है, खाली स्पेस है, ओके। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ रहे हैं कौन सी लेयर, म्यूकोजा लेयर। अब देखो, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंड इन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फूड। यही सबसे अंदर की लेयर है हमारी स्टमक। मेन में फोकस करी स्टमक, सभी जीआई में सेम लेयर होती है, मेन क्या फोकस करी मैं स्टमक में। तो ये हमारे सबसे अंदर की लेयर है, यही जो है खाने के संपर्क में आएगी, क्योंकि जैसे ही पेट में खाना जाता है तो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, HCl, पेप्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं, खाने के साथ वो HCl वगैरह मिक्स हो जाता है। तो यही लेयर खाने के संपर्क में आएगी, मतलब खाने से टकराएगी, ओके। म्यूकोजा लेयर ही खाने के संपर्क में आती है, उससे टकराती है एंड इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसी लेयर के द्वारा हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। एंड HCl भी निकलता है। द म्यूकोजा हैज फोल्ड। इस म्यूकोजा लेयर में ना फोल्ड्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो, सबसे अंदर की लेयर ये है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ना फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स में क्या होता है, ये फोल्ड हमारे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारे छोटे 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 अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें सिक्रीट करते हैं, ओके। तो हमारे सबसे अंदर की लेयर है जो खाने के संपर्क में आएगी और इसी म्यूकोजा लेयर के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। ये म्यूकोजा लेयर में फोल्ड होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे, जिनके अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स होती है एंड ओपन इनटू स्टमक कैविटी। और ये जो छेद होते हैं, पिट्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ना एक होल के द्वारा यहाँ इनका सिक्रीशन हमारे पेट के अंदर निकलता है, ठीक है। हमारे पेट में से हल्की 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 छोटे छोटे होल होते हैं जिनके द्वारा जो HCl है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये हमारे पेट में निकलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया एंड स्टमक कैविटी बाय गैस्ट्रिक पिट्स द म्यूकोजा हैज 3 सब लेयर्स, ठीक है। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड पे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके का सिक्रीशन निकालते हैं, और ये सिक्रीशन हमारे पेट के अंदर निकलता है, हमारे स्टमक कैविटी के अंदर। किसके द्वारा, वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, पिट्स होते हैं, जिनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो म्यूकोजा लेयर है उसकी वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। कितनी लेयर से मिलकर बनती है, 3 लेयर से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, एपिथेलियम जो लेयर होती है, फिर लैमिना लेयर होती है, फिर मस्कुलरिस लेयर होती है, ठीक है ना। अब देखो, द एपिथेलियल लेयर ऑफ म्यूकोजा फोल्ड इनटू अ लैमिना। अब भाई ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बने, जब एपिथेलियल लेयर फोल्ड हो गई, किसके ऊपर, लैमिना के ऊपर फोल्ड हो गई, तभी जाके क्या बना, गैस्ट्रिक पिट्स बने, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बने। वहाँ इस तरह से गैस्ट्रिक पिट्स इस तरह से बने, समझ आ रहा है। जो म्यूकोजा लेयर सबसे अंदर की लेयर है उसकी भी 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एपिथेलियल, लैमिना, मस्कुलरिस। जब ये एपिथेलियल लेयर फोल्ड हो जाती है हमारी लैमिना में, तब जाके वहाँ पर गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनते हैं। सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल और म्यूकस सेल सिक्रीट अ थिक लेयर ऑफ म्यूकोजा। ये जो हमारी एपिथेलियल लेयर होती है ये कॉलमनर सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये वहाँ पर क्या करती है, हमारे पेट के ऊपर, हमारे पेट के चारों तरफ क्या बनाती है, म्यूकस को बनाती है, ठीक है। वहाँ पर थिक लेयर ऑफ म्यूकस का सिक्रीशन करती है दैट कवर्स द स्टमक लाइनिंग, जो पूरे स्टमक को क्या कर देगी, कवर कर देगी, जो कि मान ले बहुत अच्छा है, ताकि वहाँ पर जो HCl निकल रहा है हमारे पेट में, जो पेप्सिन निकल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर घाव ना बने, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस से उसको बचाता है। एंड इट आल्सो सिक्रेट्स बाइकार्बोनेट। और जो ये लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी, एपिथेलियल लेयर, ये किससे बनती है, कॉलमनर सेल से मिलकर बनती है। एक तो ये क्या कर रही है, वहाँ पर म्यूकस बना रही है, दूसरा काम क्या कर रही है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स बना रही है, बेस बना रही है, एल्कलाइन सिक्रेशन बना रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पेट में एसिड निकलेगा वो एसिड न्यूट्रलाइज होता रहेगा, ठीक है। एंड न्यूट्रलाइज हार्श एसिड, जो कि हमारे स्टमक में जो एसिड निकलता है उसको वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये थी हमारी अंदर की लेयर। उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, हमारी सब म्यूकोजा लेयर होती है।
ये जो सब म्यूकोजा लेयर होती है ये किससे मिलके बनती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड लिम्फ। इस वाली लेयर में नर्व्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ये जो सब म्यूकोजा इसका काम होता है कि जो ऊपर की जो लेयर है, म्यूकोजा जो लेयर है, उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। क्योंकि एसिड के संपर्क में कौन सी लेयर आ रही है, म्यूकोजा लेयर आ रही है। तो सब म्यूकोजा किससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, ब्लड वेसल से बनती है, नर्व से बनती है, इसमें लिम्फ होते हैं और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है हमारी म्यूकोजा लेयर को। ओके, अब तीसरी लेयर की हम बात कर लेते हैं, मस्कुलरिस। इसके नाम में क्या है भाई, मसल्स है। ठीक है, जब खाना टूटता है पेट के अंदर तो उसको मसल्स ही तोड़ने में हेल्प करती है खाने को। इट हैज़ 3। अब ये मस्कुलरिस भी 3 तरह के मसल से मिलके बनती है। कुछ मसल्स इसमें कैसी होती है, इनर अंदर ओब्लिक मसल्स होती है, एक लेयर कौन सी होती है, सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है, और एक लेयर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड, यही खाने को उसको पेट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करती है, उसको तोड़ना, चर्निंग मतलब उसको तोड़ना, उस खाने को तोड़ती है और काइम बनाती है। जब खाना सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत खाने का डाइजेशन पेट के अंदर होता है, थोड़ा बहुत कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना, तो जब खाना सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पेट के अंदर उसको हम काइम बोलते हैं। तो मस्कुलरिस का काम क्या है, खाने को तोड़ना, खाने को ब्रेक करना। और मस्कुलरिस लेयर भी 3 तरह के मसल से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, ओब्लिक मसल्स हो गई, मिडिल मसल्स हो गई और आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है, इट स्क्वीज द स्टमक वॉल, ये स्टमक को मतलब स्क्वीज करती है, उसको चारों तरफ से मतलब स्क्वीज करने की कोशिश करती है, मसल्स वहाँ पर दबती है। ठीक है, जिसकी वजह से खाना वहाँ चर्न होता है, ब्रेक होता है। टू हेल्प मूव पार्शली डाइजेस्टेड फूड इनटू बाउल। ठीक है, और इस तरह से छोटे छोटे बाउल के रूप में जो खाना है वो नीचे की तरफ खिसकता रहता है। जब खाना वहाँ डाइजेस्ट होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा, तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खिसकता रहेगा, जिसको काम कौन करता है, मस्कुलरिस लेयर करती है। और सबसे लास्ट की जो लेयर है, सिरोसा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो लेयर होती है ये पतली जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है उससे मिलके बनती है। तो किससे मिलके बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है सिरोसा लेयर। इट प्रोटेक्ट्स एंड कवर द स्टमक, ये हमारे स्टमक को बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कवर करती है। एंड रिड्यूस फ्रिक्शन विद अदर ऑर्गन्स, और ये एक, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे स्टमक है, उसी के सामने पेनक्रियाज है, उसी के सामने क्या है, लीवर है, उसी के सामने क्या है, गॉल ब्लैडर है। तो एक दूसरे से मतलब हमारे ऑर्गन्स टकराए नहीं, उनमें फ्रिक्शन ना आए। ठीक है, एक दूसरे से हमारे ऑर्गन घिसे नहीं, ठीक है, टकराए नहीं, उसको टकराने से रोकना, उसको कौन करती है, सिरोसा लेयर करती है। और किसी भी ऑर्गन को एक जगह फिक्स्ड कौन करता है, सिरोसा लेयर करता है, ताकि जब भी कोई ऑर्गन काम कर रहा है तो वो किसी बाकी अदर ऑर्गन से ना टकराए। ठीक है, उसको बांध के वो रखता है, उसका नाम क्या है, सिरोसा लेयर। अब देखो, जो मैं आपको बता रही थी ना, या म्यूकोजा लेयर में कि जो ग्लाइंड्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उन ग्लाइंड्स में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं, बहुत तरह के सेल होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, जो कि हमारे खाने को तोड़ने में हेल्पफुल है। ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा है, ये म्यूकोजा लेयर है, इसमें बहुत सारे फोल्ड है, और ये फोल्ड, एक फोल्ड क्या है, ये एक फोल्ड एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बहुत तरह के सेल से बनता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ठीक है, ये सिर्फ एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी बहुत तरह की सेल्स होती है, जैसे कि मैंने इसको अलग अलग कलर से आपको दिखा रखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। देखो, ये हमारी म्यूकोजा लेयर का एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, इसके अंदर जो लाल लाल मैंने दिखा रखी है, ऐसा मान लो ये कौन सा सेल, हमारी म्यूकस सेल है। इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल भी बोलते हैं, म्यूकस सेल। इस म्यूकस सेल का काम क्या होता है, म्यूकस निकालना। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को, एसिड और एंजाइम से बचाता है। ठीक है, फिर ये सेल मैंने आपको दिखा रखी है, हमारी जो ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें कौन सी सेल होती है, फिर होती है चीफ सेल। चीफ सेल क्या बनाती है, चीफ सेल बनाती है पेप्सिनोजन एंजाइम बनाती है। क्या नाम है उसका, पेप्सिनोजन एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, कन्वर्टेड टू पेप्सिन एंड इट डाइजेस्ट प्रोटीन। जब ये पेप्सिनोजन एंजाइम
HCl के संपर्क में आएगा और किस में बदल जाएगा, पेप्सिन में बदल जाएगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो ये चीफ सेल क्या निकालती है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकालती है, और ये क्या करता है, HCl के संपर्क में आता है और पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे खाने में जब हम चिकन खाते हैं या फिर प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन को तोड़ने में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन हेल्प करता है। तो चीफ सेल का काम क्या है, पेप्सिन बनाना, मतलब जो प्रोटीन को तोड़ेगा। फिर देखो ये हमारी क्या है, पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल क्या काम करती है, गैस्ट्रिक एसिड बनाती है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है कि पेट के अंदर अगर गलती से खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया आ चुके हैं, पैथोजन आ चुके हैं, उनको मारना। ठीक है, तो HCl क्या करेगा, गलती से पेट के अंदर हमने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया या पानी गंदा पी लिया, तो जो छोटे मोटे बैक्टीरिया अंदर आ चुके हैं उनको मार देता है HCl। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है कि ये HCl इस पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदलेगा। ठीक है, अब पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। तो पैराइटल सेल क्या निकालती है, पैराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड निकालती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हमारी जी सेल्स होती है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करेगा HCl को सिक्रीट फ्रॉम पैराइटल सेल। ये जी सेल क्या करता है, पैराइटल सेल को उत्तेजित करता है, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, ताकि पैराइटल सेल ज़्यादा से ज़्यादा एसिड का निर्माण कर सके। ओके, तो जी सेल का काम क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन को बनाना। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, HCl के सिक्रीशन में हेल्पफुल है, क्योंकि ये इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये HCl का निर्माण कर सके। ओके, इस तरह से हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, हमने पेप्टिक अल्सर को यहाँ पर कैसे कैसे बांटा है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे पेप्टिक अल्सर होते हैं, कैसे कैसे घाव बनते हैं, कैसे कैसे छाले होते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको हमने किसके बेस पे बांटा है, बेस्ड ऑन लोकेशन, कि भाई जो छाला बना है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर छाला बना है। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेस्ड पे हमने इसको 3 तरह से बांटा है। दूसरा हमने किस तरह से उसको क्लासीफाई किया है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स, मतलब जो पेशेंट है उसमें सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, ज़्यादा भयंकर आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, पेशेंट को दर्द छोटा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से हमने इसको बांटा है। और तीसरा हमने किसके बेस से बांटा है इसको, नंबर्स। किसी किसी लोगों में पेट में एक ही छाला होता है, किसी के 2 छाले होते हैं, किसी के बहुत सारे छाले होते हैं। तो इस तरह से हमने जो अल्सर है उसको यहाँ पर बांटा है। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो कैसे हम देखो, बेस्ड ऑन, पहले हम पढ़ लेते हैं लोकेशन। लोकेशन मतलब भाई किस जगह पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, मतलब पेट में छाला कहाँ पर है। तो देखो बेस्ड ऑन लोकेशन में हमने 3 तरह से उसको बांटा है। पहला बात करते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर, जो छाला पेट में होता है। 15% चांसेस है, ठीक है, कि छाला कहाँ हो, पेट के अंदर हो। तो कॉमन साइट मैंने आपको बताया थी कहाँ पर होता है, पाइलोरस एंट्रम में होता है। ठीक है, जो हमारा पेट है उसके कौन से वाले भाग में, मैंने पेट के आपको भाग बताया था ना, तो यहाँ पर ये पाइलोरिक एंट्रम वाला भाग है। तो सबसे कॉमन मतलब अधिकतर लोगों में जो छाला होगा भाई वो पाइलोरिक एंट्रम में ही पाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर, लेसर कर्वेचर, ये वाला भाग जो होता है पेट का, ये क्या होता है, लेसर कर्वेचर होता है। मैंने आपको स्टमक के अलग अलग पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा, पाइलोरिक एंट्रम है। तो ज़्यादातर लोगों में छाला जो होता है वो पाइलोरिक एंट्रम के और लेसर कर्वेचर में ही होगा। ठीक है, इन लोगों में पेन इंक्रीज आफ्टर ईटिंग, इन लोगों में क्या होता है, पेट के जो छाले होते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट को खाना खाने से क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि जैसे ही पेट में खाना पहुंचेगा तो एसिड भी वहाँ रिलीज होगा, और जैसे ही वो एसिड रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, छाले पे टकराएगा और पेशेंट को दर्द होगा। पेन इंक्रीज आफ्टर ईटिंग फूड एज फूड स्टिमुलेट एसिड सिक्रेशन, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं भाई, खाने की स्मेल से ही हमारे माउथ में ना सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू म्यूकोजल डैमेज, क्योंकि जो अंदर की लेयर है अगर म्यूकोजा में डैमेज आएगा तभी छाला बनेगा। इट इज़ कॉमन इन मिडिल एज, ज़्यादातर ये मिडिल एज के लोगों में देखा गया है, या फिर जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनमें अधिक देखा गया है पेट का छाला। दूसरी लोकेशन कौन सी इसकी, ड्यूडेनल अल्सर, ऐसा छाला जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में होता है। मोर कॉमन, सबसे अधिक 70-80% लोगों में, ठीक है, 80% चांसेस है कि छाला कहाँ हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है देन गैस्ट्रिक अल्सर के कंपैरिजन में। इट अकर्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के पहले वाले भाग में होता है।
ठीक है, डुोडेनम के 3 भाग होते हैं, तो ये पहले वाले भाग में होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पाइलोरी खत्म हुआ उसके 1.5 सेंटीमीटर के बाद ही यहाँ पर छाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डुोडेनम के 1.5 सेंटीमीटर वाले भाग में छाला हो जाता है। पेन डिक्रीजेज आफ्टर ईटिंग बट रिटर्न्स 2 to 3 आवर्स लेट और एट नाइट। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ही खाना खाता है तो उसको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि भाई 3-4 घंटे लगते हैं खाने को पचाने में, खाने को डाइजेस्ट होने में। तो जैसे ही खाना पेट में यहाँ पर डाइजेस्ट होगा तो यहाँ पर जो मसल्स होती है ना, पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल्स, ये यहाँ पर बंद हो जाएंगी। ठीक है, बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो खाना है, जिस खाने में एसिड मिक्स्ड है, वो हमारे डुोडेनम में नहीं पहुंचेगा। क्यों? ये खाना डुोडेनम में कब पहुंचेगा? जब वो यहाँ पर 2-3 घंटे बाद डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका बाउल बन जाएगा, तब जाके खाना कहाँ आएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो ऐसे इंसान को लगता है कि भाई जितना वो खाना खाएगा उसके लिए अच्छा होता है खाना खाना, क्योंकि यहाँ मसल्स बंद हो जाएंगी, छाले पर कोई खाना नहीं यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ पेशेंट को दर्द भी कम होगा, तो उसको लगता है बहुत सारा खाना खाऊंगा। तो पेशेंट को यहाँ पर क्या होता है, पेन डिक्रीजेज आफ्टर ईटिंग, बट जैसे ही 2-3 घंटे बाद उसको रात में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर रात को उसने 10 बजे खाना खाया है तो 2-3 घंटे बाद उसको 12 बजे यहाँ रात को दर्द होता है। ठीक है, इन लोगों को। फिर है ऐसा छाला जो पेशेंट के ईसोफेगस में होता है, मतलब जो कहाँ होता है? हमारे फूड पाइप में होता है। ये बहुत ही रेयर है भाई, इसके चांसेस 1 से लेकर 2% है। तो ये खासकर हमारे लोअर ईसोफेगस में होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? आपको ने बताया था, जिन लोगों को रिफ्लक्स बैक होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जो पेट का कंटेंट है अगर वापस से जा रहा है हमारे फूड पाइप में, तभी ये छाला होगा। क्योंकि उस खाने में क्या मिक्स्ड होता है? एसिड मिक्स्ड होता है। तो जैसे ही खाना वापस हमारे फूड पाइप पर टकराएगा तो वहाँ पर वो छाला कर देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मतलब पेशेंट को किस तरह का दर्द है। पहला हम पढ़ लेते हैं एक्यूट पेप्टिक अल्सर। एक्यूट मतलब ऐसा पेप्टिक अल्सर जो हल्का फुल्का है। ठीक है, वो हल्का फुल्का है और वो उसको हम हील भी कर सकते हैं इजीली। ओके, देखो, सुपरफिशियल इन्वॉल्व्स ओनली द म्यूकोजल लेयर। ऐसा अल्सर जो सिर्फ ऊपर की ही लेयर में होता है, क्योंकि कई बार छाले बहुत नीचे भी धंस जाते हैं। तो जो सुपरफिशियली ऊपर जो छाला होता है म्यूकस लेयर में, और जो पूरी तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली हील कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई भी मार्क या फिर कोई भी निशान नहीं बचेगा ठीक होने के बाद। ठीक है, छाला अगर यहाँ पर है तो हल्का फुल्का छाला होगा जिसको हम ठीक कर लेंगे, वो सिर्फ ऊपर की सुपरफिशियल लेयर में है, और अगर ये छाला ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर ये कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा। ओके, दूसरा होता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। ऐसा अल्सर जो बहुत लंबा है, जो बहुत डीप जा चुका है और लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब पेशेंट को काफ़ी लंबे सालों से अल्सर बना है और जो नीचे की लेयर में धंस चुका है। इट इन्वॉल्व्स बोथ। इसमें क्या है, म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर दोनों ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इफ अल्सर इन्वॉल्व्स एडजेसेंट ऑर्गन्स लाइक पेनक्रियाज। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये अल्सर हमारे पेट से होता हुआ जो दूसरे हमारे आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी चला जाता है। ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उससे कई बार पेशेंट के पेनक्रियाज, जो आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं पेट के, जैसे कि एग्जांपल पेनक्रियाज, तो पेशेंट को कई बार पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्सर काफ़ी डेंजरस होते हैं क्रोनिक वाले, क्योंकि इनको ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। उसके साथ साथ ये हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन नंबर, कितने छाले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहला है सिंगल अल्सर। अबाउट 80 to 90% आर सॉलिटरी। ज़्यादातर पेट में जो छाले होते हैं तो 80 से 90% जो छाले होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, मतलब एक ही छाला होगा पेट के अंदर। ठीक है, यूजुअली इनको हम कैसे पहचानेंगे, ये बिल्कुल राउंड होते हैं शेप में, या इनका शेप कैसा होगा, ओवल शेप का होगा। ठीक है, इसमें पेशेंट को एक ही जगह बार बार दर्द होगा, लोकलाइज पेन होगा। ठीक है, जैसे उसके एब्डोमेन पे हम टच करेंगे किसी जगह पे, ठीक है, जहाँ पर पेट होता है, तो वहाँ पर उसको एक ही जगह पे लगातार दर्द होना। पेशेंट हमेशा कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे इसी जगह पे हमेशा दर्द होता है, इसका मतलब उसको वहाँ पर एक ही छाला है, वो पेट के अंदर है। ठीक है, तो 80 to 90% छाले हमेशा पेट में होते हैं और ज़्यादातर छाले सिंगल ही होते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब होता है 2 और मोर अल्सर इन सेम और डिफरेंट रीजन ऑफ GI। 2 से अधिक छाले होना, या तो वो एक सेम जगह पे हो रखे या वो अलग अलग जगह पे हो रखे, मतलब 2 छाले आपके डुोडेनम में हैं, 1 छाला पेट में है।
या फिर एक छाला आपके पेट में है या एक छाला आपके इसोफेगस में, इस तरह से। ये तो वो सेम जगह पे हो सकते हैं या वो अलग अलग रीजन में हो सकते हैं जीआई सिस्टम के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें कि हमारा इसोफेगस भी आता है, हमारा पेट भी आता है, हमारा ड्यूडेनम भी आता है। पेन इज सीवियर, काफ़ी पेशेंट को इसमें काफ़ी तेज दर्द होता है, रिकरेंट, पेशेंट को लगातार वो दर्द आता रहता है, मतलब जैसे जाता है फिर कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को उसमें काफ़ी सीवियर दर्द होगा, क्योंकि भाई 2-3 छाले यहाँ पर, 2-3 छाले होंगे तो दर्द भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर है रिकरेंट अल्सर, ऐसा अल्सर जो दोबारा उसको ठीक होने के बाद भी वो दोबारा बन जाता है, दोबारा वहाँ आ जाता है, रीअपियर आफ्टर हीलिंग। उसको अगर हम ठीक भी कर देंगे तब भी वहाँ वो बन जाता है। इन गैस्ट्रिक इट अकर्स एट सेम साइड, जिन लोगों को पेट में छाला होता है उसमें वो उस सेम साइट, मतलब उसी जगह बनता है। अगर पेट का रिकरेंट अल्सर है और उसको हमने ठीक कर चुका है तो दोबारा वो उसी जगह पर, सेम साइट पे आ जाएगा, डिफरेंट साइट। और जिन लोगों को जो रिकरेंट अल्सर है वो ड्यूडेनम में है, उसको हमने ठीक कर चुका है, तो वो ड्यूडेनम के अलग अलग भाग में आता रहेगा, कभी इधर आएगा, कभी दूसरी तरफ आएगा, कभी नीचे की तरफ आएगा, कभी ऊपर की तरफ आएगा। तो वो डिफरेंट साइड में, मतलब वो छाला अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है ना। अब देखो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, क्या कारण है भाई, क्यों छाले होते हैं, क्या इसका कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है छाला होने का वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ये आया कहाँ से, एंटर्स द बॉडी थ्रू फूड, वाटर, सलाइवा एंड रीच स्टमक। ये खाने पीने से, गंदा खाना, पानी, सलाइवा, उसके थ्रू ये हमारे पेट में पहुंच चुका है। इट प्रोवाइड्स एन एंजाइम कॉल्ड यूरिएस। ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये सबसे कॉमन जो कारण है जिन लोगों में छाले होते हैं। कई बार हम बाहर का खाना खाते हैं जो बिल्कुल ही बेकार होता है, स्ट्रीट फूड वगैरह लेते हैं, तो अगर उस खाने में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया है जो कि सीधा हमारे पेट के अंदर आएगा खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और सलाइवा के थ्रू, ठीक है। ये एंजाइम, ये मतलब जो बैक्टीरिया है इतना खतरनाक क्यों होता है, ऐसा क्या करता है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये कुछ इस तरह से होता है स्पाइरल शेप में, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप में। ये बैक्टीरिया बहुत चालाक होता है, कैसे, इट प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड यूरिएस। ये एक एंजाइम निकालता है, ठीक है। जैसे हमारे पेट में पहुंचेगा तो ये यूरिएस एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। क्यों, विच ब्रेक्स डाउन यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया, क्योंकि जो हमारे अंदर जो यूरिया होगा ना उसको ये तोड़ना शुरू कर देगा। तो ये बैक्टीरिया यूरिएस एंजाइम निकालेगा जो कि हमारे अंदर यूरिया को तोड़ेगा और उसमें से क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये अमोनिया क्या है, बेस है, बस इस बैक्टीरिया ने अपने लिए कवर बना चुका है, बेस। इस बैक्टीरिया को पता है कि पेट के अंदर क्या है, एसिड है। अब एसिड को कैसे तोड़ना है, बेस के थ्रू। तो इस बैक्टीरिया ने चालाकी करी, इसने एक एंजाइम निकाला, यूरिएस एंजाइम, जिसने हमारे अंदर यूरिया को तोड़ा और उसको अमोनिया और CO2 में बदल दिया। अब अमोनिया क्या है, बेस है, बस। विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, और इसने क्या कर दिया, हमारे स्टमक का काम क्या था कि जो वहाँ पर HCl होता है वो बाहर के जर्म्स को, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। जो बाकी बैक्टीरिया, जो बाकी जर्म्स है उनको मार देगा। बट जैसे ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आया उसने यूरिएस एंजाइम वहाँ निकाला और अमोनिया को बना दिया। अब ये अमोनिया क्या करेगा, बेस है, एल्कलाइन है, ये क्या करेगा, हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। दिस अलाउज H पाइलोरी टू लीव। अब ये बैक्टीरिया बिल्कुल आज़ादी से, बिल्कुल खुलकर हमारे पेट के अंदर रहेगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और हमारी म्यूकस लेयर के अंदर चला जाएगा, उसका वहाँ घर बन चुका है, ठीक है, ऑफ स्टमक लेयर और ड्यूडेनम में भी, दोनों जगह। टू कंपनसेट फॉर दिस, अब पेट में एसिड कम हो चुका है, अब क्या सिग्नल पहुंचेगा पेट हमारे ब्रेन को कि भाई एसिड क्या है, पेट में कम है, जबकि पेट में हमेशा एसिड होना चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम पेट में होने चाहिए तभी तो खाने का डाइजेशन होगा। बट इस बैक्टीरिया ने क्या करा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब इस चीज़ से निपटने के लिए, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा पेट है वो क्या करेगा, अधिक से अधिक उसने एसिड बनाना शुरू कर दिया। उसने क्या करा कि अरे भाई एसिड कम हो चुका है, तो उसने क्या करा, हमारे ब्रेन को सिग्नल गया, उसने बहुत सारा वहाँ एसिड निकालना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा एसिड क्या होगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। ज़्यादा एसिड निकलेगा तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो लेयर है वो अपनी ही लेयर को डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो अपनी ही लेयर को डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने तो क्या कर चुका है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर चुका है। जिससे निपटने के लिए हमारे पेट ने बहुत सारा एसिड बनाना शुरू कर चुका है जो अपनी ही लेयर को ख़राब करना शुरू कर चुका है।
इसके अलावा भाई ये बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये बहुत तरह के टॉक्सिन्स निकालता है। ठीक है, ये बहुत तरह के साइटोटॉक्सिन निकालता है जो कि सेल को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया बहुत तरह के पॉइजन निकालता है, टॉक्सिन्स निकालता है जो कि हमें गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? पेट का सूजन, पेट का इन्फ्लामेशन। तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स निकालता है जिसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की दिक्कत होती है। ठीक है, उसको पेट में सूजन आ जाती है एंड डैमेज म्यूकोजल सेल, और धीरे धीरे वो पेट की जो म्यूकोजल लेयर है उसकी जो सेल होती है एपिथेलियल सेल उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, वीकनिंग द प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर, और म्यूकस को भी, म्यूकस जो प्लग होता है उसको भी ये क्या कर देगा? ब्रेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसने एक चालाकी करी कि वहाँ पर बेस बनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से एसिड कम हो गया और पेट ने और अधिक एसिड निकालना शुरू कर दिया। अब हमारा खुद का एसिड हमें खुद ही डैमेज करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे जो लोग बहुत अधिक पेन किलर्स लेते हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, एग्जाम्पल है आपके एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन। ये क्या करते हैं? दे इनहेबिट द एंजाइम साइक्लोऑक्सीनेज विच डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, हमारे सेल में साइक्लोऑक्सीनेज नाम का एंजाइम बनता है। ये साइक्लोऑक्सीनेज क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? हमारे अंदर म्यूकस को बनाना शुरू करता है, अधिक से अधिक म्यूकस बनाता है, वहाँ पर बेस बनाता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सेल को पावर देता है, सेल को रिजनरेशन कैपेसिटी देता है। तो जो लोग बहुत अधिक पेन किलर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि नेसिड्स लेते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, तो ये चीज़ें क्या करती है? अगर हम लंबे टाइम तक इन पेन किलर्स को ले रहे हैं तो ये रोक देगा, ये इनहेबिट कर देगा एक एंजाइम को जिसका नाम क्या है? साइक्लोऑक्सीनेज। जैसे ही साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए इतना हेल्पफुल था अब वो उसकी मात्रा कम हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो क्या होगा? म्यूकस भी कम बनना शुरू हो जाएगा, म्यूकस का प्रोडक्शन क्या जाएगा? कम हो जाएगा। बाइकार्बोनेट्स भी कम हो जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। म्यूकोजल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, हमारी म्यूकस लेयर को अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा और सेल की रिजनरेशन कैपेसिटी भी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये एक बहुत रेयर डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ना इसमें एक ट्यूमर बनता है। ठीक है, एक कोई गांठ बनती है, कोई कैंसरस ट्यूमर बनता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा। ठीक है, ये बहुत रेयर 1% लोगों में, मतलब सिर्फ 1% पॉपुलेशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्यूमर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा। ये ट्यूमर कहाँ बनना शुरू होता है? हमारे पेनक्रियाज में, और ये वहाँ पर क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में गैस्ट्रीन बनाना शुरू कर देता है। गैस्ट्रीन हार्मोन आपको पता है कि जो कौन बनाते हैं? हमारे जी सेल बनाते हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन क्या काम करता है? हमारे एसिड को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे एसिड को बढ़ाने में मदद करता है। तो 1% लोगों में जिनमें ये सिंड्रोम होगा उनमें एक ट्यूमर बनेगा पेनक्रियाज के ऊपर, और ये गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर क्या करेगा? बहुत अधिक गैस्ट्रिक हार्मोन बनाना शुरू करेगा, और ये गैस्ट्रिन क्या करता है? HCl के सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से वहाँ छाला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन होता है, अल्कोहल हमारी बॉडी को डिहाइड्रेटेड करता है। ठीक है, टी कॉफ़ी से हमें एसिडिटी होती है, तो ये सभी क्या करते हैं? पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। एक्सटेंसिव बर्न, ठीक है भाई, जलने की जो बीमारी होती है, ठीक है, जलना मतलब सबसे पेनफुल कंडीशन जो दुनिया में होती है ना, वो होती है जलना। ठीक है, तो बर्न क्या है? बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, ठीक है, सीवर जिनको बर्न हो जाता है, मतलब आधी बॉडी जिनकी जल जाती है, बर्निंग के कारण क्या होता है? कर्लिंग अल्सर होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू मैसिव फ्लूइड लॉस, क्योंकि जैसे ही इंसान की बॉडी जलती है, अधिक अगर पेशेंट जल गया है तो हमारे शरीर से जो फ्लूइड है भाई, हमारी 80% बॉडी किससे बनी है? फ्लूइड से बनी है। ठीक है, हम किससे बने? फ्लूइड से बने। मैक्सिमम हमारी बॉडी में क्या है? फ्लूइड है। तो जलने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के टिश्यू में जो फ्लूइड था, सेल में जो फ्लूइड था, हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, विच विल लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो जिससे क्या होगा? हमारा ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, मतलब ब्लड का अमाउंट भी कम हो जाएगा।
अब वो जो ब्लड भाई हमारे हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचता है वो हमारे स्टमक और डुडेनम में भी नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे कि वहाँ की जो वॉल्स होंगी उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलेगा, विच विल कॉज सेल इंजरी। और धीरे धीरे वहाँ सेल इंजरी होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल एंड टिश्यू की डेथ होना, विच विल डिक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे जो म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स है, वो नहीं बन पाएंगे और हमारी जो लेयर होती है स्टमक की, म्यूकोजल जो लेयर होती है उसमें वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग जलते हैं उनको भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, ठीक है ना। ज़्यादा जलना मतलब ज़्यादा फ्लूइड लॉस होना, जिससे कि ब्लड कम हो जाएगा और ब्लड कम होगा तो हमारे हर एक ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा और सेल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी और छाले वहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कई बार हम बहुत मेंटल स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, वो भी बहुत नुकसान करता है क्योंकि उससे भी एसिड का रिलीज अधिक होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। इंट्राक्रेनियल लीजन्स, कुशिंग अल्सर डेवलपिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी फॉलोइंग एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन, ठीक है। ये किन में होता है, कई बार चोट लगती है जिनको, ठीक है, कभी एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन पर चोट लगती है, ठीक है, या फिर कोई सीवियर इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है इंट्राक्रेनियल लीजन बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कुशिंग अल्सर। बर्न के कारण होता है कर्लिंग अल्सर और एक्सीडेंट या फिर कोई हैवी इंजरी अगर हुई है उसके कारण होता है कुशिंग अल्सर। इसमें क्या होता है हाइपर एसिडिटी होती है क्योंकि डायरेक्ट हमारे जो वेगल स्टिमुलेशन होता है उसमें क्या होता है हमारी वेगस नर्व हाईली स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। जब सर पे चोट लगती है तो हमारी डायरेक्ट क्या होती है वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से जो वेगस नर्व हमारे पेट के अंदर पहुंचती है, ठीक है। 2 ब्रांचेस वेगस नर्व की हमारे पेट के अंदर भी पहुंचती है, ओके। तो वहां पर क्या होगा वेगल स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर हाइपर एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा, अधिक से अधिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है सीवर फिजियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन का स्ट्रेस। भाई बॉडी का स्ट्रेस भी मायने रखता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पे अधिक स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर चोट लग जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा या कोई सर्जरी हुई है, उसके कारण भी हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या पड़ रहा है स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके कारण भी वहाँ पर अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि चोट के कारण ब्लड लॉस होता है, ठीक है। सेप्सिस के कारण भी ब्लड की कमी होगी, सर्जरी में काफ़ी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा हमारे पेट के जो लेयर्स होते हैं उनमें या हमारे अदर ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से वहाँ पर अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब हेरिडिटरी, खानदानी, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो ये डिजीज़ भी होती है। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, वो ज़्यादा उनमें चांसेस होते हैं ड्यूडेनल अल्सर बनने के। अभी तक इसकी रिसर्च नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, खासकर मैं ओ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उनमें वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ड्यूडेनल अल्सर के, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कैसे अल्सर बनता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी है बनने की, ठीक है। तो जो भी भाई हमने कारण यहाँ पढ़े थे जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है, जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हो गया, पेन किलर्स हो गया, स्मोकिंग अधिक करते हो, अल्कोहल अधिक पीते हो, या फिर जिनको जोलिसन एलिसन सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगर ये कारण हमारी बॉडी में अधिक बढ़ जाते हैं तो ये इम्बैलेंस कॉज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि नेचर में हर चीज़ बैलेंस में होती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो डिफेंसिव फैक्टर क्या होते हैं, बताया था कि म्यूकस अधिक बनना, बाइकार्बोनेट्स अधिक बनना जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन अधिक बनना क्योंकि ये म्यूकोसा ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सेल अपने आप ही अपने आप को हील करता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में घाव आ गया या फिर खरोच लग गई तो कुछ महीनों के बाद वो जो घाव है या खरोच है वो अपना आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी की रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड है नेचर का
कि कुछ खरोच वगैरह लगती है तो सेल अपने आप को दोबारा रिजनरेट कर लेते हैं। तो ये सारे क्या हमारे डिफेंसिव फैक्टर हैं जो कि हमें बचाते हैं। एग्रेसिव क्या होते हैं? हार्मफुल फैक्टर, नुकसानदायी फैक्टर, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड अगर अधिक बन रहा है HCl वो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो नुकसान पहुंचाएगा। H पाइलोरी अगर बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर आ चुका है। टॉक्सिन्स अगर हम काफ़ी अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बाहर के टॉक्सिन्स ले रहे हैं, तो वो सब हमको नुकसान देंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि भाई अगर एग्रेसिव फैक्टर हमारे अंदर पहले से ही है, ठीक है, HCl वगैरह पहले से हमारी बॉडी के अंदर है, ऊपर से हम सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ऊपर से हमारे अंदर सपोज H पाइलोरी बैक्टीरिया भी आ चुका है, तो उससे क्या होगा? उससे एग्रेसिव फैक्टर और अधिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो डिफेंसिव फैक्टर है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से हम और अधिक एग्रेसिव फैक्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बैक्टीरिया सपोज किसी के अंदर आ चुका है या किसी को ज़ोलिंजर एल्सन सिंड्रोम है, तो वो हमारे इन एग्रेसिव फैक्टर को और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो इम्बैलेंस कॉज हो गया। इम्बैलेंस, एग्रेसिव फैक्टर बढ़ चुके हैं और डिफेंसिव बचाने वाले फैक्टर घट चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? डिसरप्शन होगा, मतलब वहाँ की जो लेयर होगी उसमें डिसरप्शन आएगा, उसके सेल में वहाँ सेल ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जबकि लेयर इंटैक्ट मतलब होता है बिल्कुल सीध में लेयर इंटैक्ट होना, मतलब वो लेयर वहाँ पर बिल्कुल बंधी हुई है। बट जब यहाँ एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाएंगे तो ये लेयर का हल्का हल्का डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब टूटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो लेयर है, म्यूकोजल जो लेयर है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर जो म्यूकोजल बैरियर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैक डिफ्यूजन ऑफ HCl H पॉजिटिव इनटू म्यूकोजा लीड्स टू इरोजन ऑफ म्यूकोजा। ठीक है, अब क्या होगा? सपोज बैक्टीरिया H पाइलोरी, ठीक है, जिसने क्या करा? वहाँ के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, जब अब हमारा एसिड, अगर हमारा एसिड अधिक मात्रा में वहाँ बनेगा, ठीक है, ये जो हमारे एग्रेसिव फैक्टर है ये हमारे एसिड को वहाँ रिलीज कराने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत अधिक एसिड यहाँ बन रहा है क्योंकि डिफेंसिव फैक्टर घट चुके हैं, तो ये फैक्टर क्या करेगा? ये HCl क्या करेगा? बैक इसका डिफ्यूज़न होगा, मतलब वापस से ये हमारे पेट के अंदर इसका बैक डिफ्यूज़न होगा और ये हमारे लेयर को वहाँ हार्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो HCl है, जो H पॉजिटिव आयन है, वो HCl वापस हमारे पेट में ही नुकसान करना शुरू कर देगा हमारी म्यूकोजा लेयर को, जिससे कि वहाँ पर शुरुआत में जब अल्सर बनता है तो वहाँ हल्का हल्का इरोजन आता है। इरोजन समझ रहे हो? ऊपर की जो परत है वो गायब होना, उसको बोलते हैं इरोजन। धीरे धीरे वहाँ इरोजन होना शुरू हो जाएगा हमारी म्यूकोजा लेयर में। फिर क्या होगा? लगातार अगर ऐसी कंडीशन बनी रहे, ठीक है, लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं, लगातार वहाँ बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? आगे आने वाले टाइम में वहाँ पर सेल में इंजरी होनी शुरू हो जाएगी, जो सेल है वो वहाँ पर ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया आएंगे, HCl का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारी इम्यूनिटी से वहाँ WBC सेल भी आएंगी, ठीक है, उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई भी होगी। ठीक है, सेल की वहाँ पर डेथ भी हो रही है, वहाँ पर सेल में इंजरी भी हो रही है, वहाँ पर स्वेलिंग भी आ रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ अंदर हो रही है मिलक कर। फर्दर एसिड एंड पेप्सिन रिलीज, अब वहाँ एसिड और पेप्सिन तो लगातार रिलीज होता रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगी? धीरे धीरे हमारी जो लेयर होती है ना, जो हमारी लेयर है भाई, वो किससे बनी है? प्रोटीन से तो बनी है, कोलेजन फाइबर से बनी है। किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, कोलेजन फाइबर से बनी है। तो धीरे धीरे जो वहाँ की लेयर है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लगातार एसिड बन रहा है, लगातार पेप्सिन बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कोलेजन फाइबर है, मतलब जो हमारी प्रोटीन की लेयर है, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप सोचोगे कि हमारी जो लेयर है वो क्यों मतलब यहाँ पर ख़त्म हो रही है? भाई आपको पता है कि जो पेप्सिन है, जब हम बाहर से नॉन वेज खाते हैं, चिकन खाते हैं या मीट का कोई पीस खाते हैं, तो भाई हमारी बॉडी में जो इतने खतरनाक एसिड होते हैं, इतने खतरनाक पेप्सिन होते हैं कि ये उस मीट के टुकड़े को पाचन कर देते हैं, उस मीट के टुकड़े को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो भाई हमारा जो लेयर है वो भी तो एक प्रोटीन का लेयर है, वो भी तो मीटी एक तरह से। तो ये हमारा खुद का एसिड और हमारा खुद का पेप्सिन क्या करता है? धीरे धीरे हमारी खुद के ही कोलेजन को, हमारे खुद के ही प्रोटीन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर अल्सर बना देते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहाँ क्या होगा? नेक्रोसिस होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, अल्सर वहाँ बनना शुरू हो जाएगा, वो चाहे हमारे पेट में बने या हमारे ड्यूडेनम में बने।
ठीक है। इस तरह से अल्सर फॉर्म्ड, इस तरह से यहाँ अल्सर बनता है, एक्सटेंड इनटू सब म्यूकोजा। अगर इस अल्सर को ठीक ना किया गया हो, ये अल्सर हमारे नीचे की जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचाएगी, सब म्यूकोजा में जाएगी और हमारी मस्कुलरिस लेयर में भी पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है। अगर हम अल्सर को ठीक नहीं करेंगे तो भाई आगे चल के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ेंगे। पहला है ब्लीडिंग। कई बार कुछ अल्सर ऐसे होते हैं जिनसे वहाँ ब्लीडिंग होती रहती है, उसको बोलते हैं हेमाटेमेसिस। कुछ लोगों में वॉमिटिंग होती है, उनके वॉमिट में ब्लड आता है, कुछ लोगों में उनके स्टूल में ब्लड आता है। परफोरेशन, वो वहाँ पर छेद कर देगा, वहाँ पर होल कर देगा, जिसकी वजह से वो अल्सर नीचे फैल जाएगा हमारी पेरिटोनियम में और पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या हमारी पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेनक्रेटाइटिस। पेनिट्रेशन इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स, और कई बार दूसरे ऑर्गन्स में भी ये छाला फैल जाता है, वहाँ भी इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, एग्जाम्पल पेनक्रेटाइटिस। ओके, अब देखो क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट में कौन कौन से लक्षण आते हैं, भाई कैसे पहचान लोगे। यहाँ पर ना मैंने कंपैरिजन भी करा है कि कुछ जिन लोगों को पेट का अल्सर होता है उनमें कौन कौन से लक्षण आएंगे, जिन लोगों में ड्यूडेनल का अल्सर होता है उनमें कौन कौन से लक्षण आएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉमन वाले साइन एंड सिम्टम्स, मतलब जो दोनों तरह के, अगर किसी में ड्यूडेनल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, जो दोनों तरह के पेशेंट में देखने को सेम मिलते हैं। ठीक है। कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं तीनों तरह के अल्सर के, चाहे वो पेट का अल्सर हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अल्सर हो, चाहे वो ईसोफेगस का अल्सर हो। पहला है डल एंड बर्निंग पेन इन द अपर मिडल ऑफ एब्डोमेन। पेशेंट को शिकायत होती है कि भाई उसके छाती में या उसके एब्डोमेन में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, कुछ जलन जैसा उसको महसूस हो रहा है, उसको बोलते हैं मीठा मीठा दर्द। मीठे का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसा पेन है जिसको पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है, मतलब पेन काफ़ी सीवियर नहीं है, उसको पेशेंट सहन कर पा रहा है, उसको बोलते हैं नोइंग पेन, मतलब मीठा मीठा दर्द, नोइंग पेन। तो पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहेगा उसके एब्डोमेन में, ऐसा दर्द जो पेशेंट सहन कर लेता है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, पेशेंट को हमेशा ब्लॉटिंग रहेगा, मतलब उसका पेट भरा भरा रहेगा। ठीक है। उसके पेट में गैस वगैरह बननी शुरू हो जाएगी, ब्लॉटिंग की वहाँ प्रॉब्लम रहेगी। हार्ट बर्न, पेशेंट के सीने में जलन होना, कई बार एसिडिटी में होती है तो सीने में जलन होता है ना, वैसे ही तो यहाँ पेशेंट को हार्ट बर्न होगा। बेल्चिंग मतलब डकार आना, ठीक है, उसको खट्टी खट्टी डकार आती रहेंगी। डिस्पेप्सिया मतलब क्योंकि खाना ढंग से पच नहीं रहा है, खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को यहाँ पर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे पेट उसका भरा भरा सा है, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमेन हमेशा भरा भरा रहेगा, पेट हमेशा भरा भरा रहेगा। नेक्स्ट है एनीमिया, और एनीमिया सब तरह के अल्सर में देखने को मिलता है क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, या तो वॉमिटिंग के थ्रू होती है या तो स्टूल के थ्रू होती है, तो पेशेंट को यहाँ एनीमिया की कंडीशन होती है। चलो अब हम इसके कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई जिन लोगों में पेट का छाला होता है उनमें कौन से लक्षण आते हैं, जिनमें ड्यूडेनम का होता है उनमें कौन से लक्षण आते हैं। तो पेट वाले छाले में पेशेंट को इंडाइजेशन ऑफ फूड इंक्रीजेस पेन। ठीक है, इंडाइजेशन जैसे पेशेंट खाने को लेगा उसका दर्द बढ़ जाएगा पेट छाले में। ऐसा क्यों? मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम खाना लेते हैं तो वो खाना तुरंत पेट में जाता है और तुरंत ही हमारे वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही पेशेंट ने खाना लिया, वो खाना सीधा कहाँ गया, उसके पेट में चला गया। कहाँ चला गया? पेट में चला गया। ठीक है। अब इस खाने में क्या मिक्स हो जाएगा? एसिड भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे की जो यहाँ पर मसल्स होती है, पाइलोरिक मसल्स, ये यहाँ बंद हो जाएगी, ये इस खाने को ड्यूडेनम में नहीं जाने देगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिन लोगों में पेट का छाला होगा, जैसे वो खाना नीचे पहुँचेगा पेट के अंदर, तुरंत ही यहाँ पर एंजाइम्स बनना शुरू हो जाएंगे, तुरंत ही यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स HCl पेप्सिन बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों को पेट का छाला होता है उनको बहुत दर्द होता है जैसे वो खाना खाते हैं, जबकि ड्यूडेनम वाले अल्सर में उल्टा होता है। इंडाइजेशन ऑफ फूड रिलीज पेन, जैसे वो खाने को अंदर लेते, इंजेक्शन करते खाने का, ठीक है, तो उनको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई यहाँ पर तो मसल्स बंद हो चुकी है, वो खाना नीचे तो नहीं जाएगा, वो खाना 2-3 घंटे तक कहाँ डाइजेस्ट होगा? पेट के अंदर ही होगा। 2-3 घंटे बाद इनको दर्द होगा, ड्यूडेनम वाले पेशेंट को। ठीक है। तो इनको लगता है कि भाई मेरे को खाना खाने से दर्द होता है, तो ये लोग खाना ही नहीं खाते हैं। जैसे ये खाना खाते हैं तो ये उल्टी करके खाने को बाहर निकाल देते हैं। वॉमिटिंग कॉमन, क्योंकि इनको खाना जैसे अंदर जाएगा पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो ये उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। तो ये वॉमिटिंग इनमें होता है जिनको पेट का छाला होता है। जबकि जिनको ड्यूडेनम का छाला होता है उनको तो खाना खाने से आराम मिल रहा है।
क्योंकि यहाँ का जो लेयर है ना, ये स्पिंचर मसल से बंद हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी एंजाइम्स, कोई भी फूड डुडेनम वाले छाले में नहीं टकराएगा, क्योंकि इस खाने में क्या मिक्स होता है, एंजाइम्स मिक्स होते हैं, एचसीएल मिक्स होता है। तो जैसे ही यहाँ खाना पचता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा, वो खाना नीचे नहीं आएगा और डुडेनम वाले छाले पे खाना नहीं टकराएगा, तो उसको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि खाने में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है। तो यहाँ पर पेशेंट वॉमिटिंग नहीं करता है, वो और खाना खाता है। पेन अकर 1/2 to 1 hour आफ्टर मील। जैसे ही पेशेंट खाना लेता है उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो जो खाना है उसमें HCl है, अब वो खाना कहाँ टकराएगा, छाले में टकराएगा, जो पेट में छाला है उसमें टकराएगा, तो पेशेंट को दर्द होगा। तो यहाँ पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ पेशेंट क्या करता है, सपोज पेशेंट रात को 10 बजे खाना खाया 10 PM, ठीक है, तो उसको उस टाइम कोई दर्द नहीं हुआ, बट पेशेंट को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई जब खाना 3 घंटे बाद पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो खाना खिसक के कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसको 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दर्द होगा। सपोज पेशेंट रात को 10 बजे खाना खाया है, अब 2-3 घंटे खाना पच चुका है, तो कई बार इस पेशेंट को रात को 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन पेशेंट को नाइट में दर्द होता है, नाइट पेन। खाना खाने के बाद वो आधी रात को उठते हैं, उनको दर्द होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। हेमाटेमेसिस, जिन लोगों में पेट का छाला होता है, पेट का अल्सर होता है, क्योंकि वो खाना लेते हैं तुरंत ही वॉमिटिंग कर देते हैं। तो छाला मैंने बताया था, जो छाला है उससे ब्लड भी निकलता है, ठीक है। अब वो फ्रेश ब्लड निकल रहा है और वो खाना में मिक्स हो रखा है ब्लड, ठीक है, खाने में मिक्स हो रखा है, उसके ना डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स हो रखी है, इसलिए वो जब भी पेशेंट यहाँ वॉमिटिंग करता है तो उसकी जो वॉमिट होगी वो कॉफ़ी कलर की होगी, ठीक है। तो पेट वाले जो छाले होते हैं उनमें पेशेंट को हेमाटेमेसिस होता है, उसकी वॉमिटिंग में ब्लड आता है, उनको खासकर वॉमिटिंग ब्लड आता है। जबकि जिनको ड्यूडेनम का छाला होता है, अब वो खाना तो डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो डाइजेस्ट होकर सीधा कहाँ आएगा, स्टूल में आएगा, तो इनको उनके पॉटी में या स्टूल में उनको क्या आता है, ब्लड आता है। वो ब्लड कैसे होता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड भी वहाँ डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसका भी वहाँ डाइजेशन हो चुका है। तो ये टैरी उनको ब्लैक कलर का स्टूल आएगा जिन लोगों को ड्यूडेनम वाला छाला है। इन लोगों में वेट लॉस होगा, क्योंकि इनको खाने से डर लगता है, क्योंकि जैसे खाना खाएंगे दर्द होगा, तो ये खाना नहीं खाते, ठीक है, इनका वेट लॉस होता है। इनको खाना खाने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ये वेट उल्टा गेन कर लेते हैं, कोई वेट लॉस नहीं, उल्टा वेट ये गेन कर लेते हैं। फिर है मैलिग्नेंसी अकर। ज़्यादातर जो पेट के छाले होते हैं उसमें 1% चांसेस है कि वो मैलिग्नेंट कैंसर के रूप में बदल सकते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि उसको ट्रीट करने के बाद भी ये दोबारा आ सकता है और इसको ये फैलने की भी चांसेस है, बट ये 1% ही होता है। जबकि ड्यूडेनम में कोई भी मैलिग्नेंसी, कोई भी कैंसर नहीं देखा गया है, ठीक है। फिर है डीप टेंडरनेस इन मिड लाइन एपिगेस्ट्रियम। जो पेट का छाला है, जो गैस्ट्रिक अल्सर है, इसमें पेशेंट को दर्द होगा, कहाँ पर, मिड लाइन एपिगेस्ट्रियम रीजन में। अब आपको इसके लिए एब्डोमेन के 9 रीजन्स पता होने चाहिए, क्योंकि एब्डोमेन के 9 रीजन पता किस लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे पता लगेगा भाई पेट कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पोजीशन कहाँ पर होती है, ठीक है। तो जब हम पेशेंट को एब्डोमेन में टच करेंगे, उसको पाल्पेट करेंगे, सपोज उसकी यहाँ पर छाला है, ठीक है, हमने उसको यहाँ पर पाल्पेट किया एब्डोमेन में, तो पेशेंट चिल्लाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। इसका मतलब उसके कहाँ दर्द हो रहा है, मिड लाइन, बीच में एपिगेस्ट्रियम रीजन में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा पेट कहाँ पर आ रहा है, एब्डोमेन के इस वाली रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पेशेंट को कहाँ दर्द होगा, मिड लाइन एपिगेस्ट्रियम में दर्द होगा, क्योंकि पेट की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जबकि जिनको ड्यूडेनम वाला अल्सर होता है उनको टेंडरनेस कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम वाला भाग कहाँ आता है, हमारे हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आता है, तो पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम साइड में दर्द होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर है लेबरिंग ग्रुप्स। जो लोग लेबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कई बार वो खाना नहीं खाते, ठीक है, कई बार वो खाना स्किप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उनमें भी पेट में छाला बनता है। तो पेट के छाले ज़्यादातर लेबर लोगों में अधिक देखे गए हैं, जो लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, ठीक है। जबकि जो ड्यूडेनल अल्सर है उनमें छाले जो काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है वो काफ़ी स्ट्रेस जब लेते हैं तो उनके ड्यूडेनम में छाले बनते हैं, ठीक है। परफोरेशन वेरी लेस। गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन चांसेस बहुत ही कम है, होल होने के चांसेस बहुत ही कम है।
जबकि ड्यूडेनम वाले अल्सर हमेशा परफोरेट कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल पेनक्रेटाइटिस, ये बिल्कुल नीचे 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 धंस जाएंगे और हमारी सभी लेयर को परफोरेट कर जाएंगे। ठीक है, सभी लेयर को क्या करना कर देंगे, परफोरेट, और हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंचना शुरू कर देंगे। वहाँ भी इन्फ्लामेशन, वहाँ भी इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, इस तरफ के साइनस सिम्टम्स कौन से हैं, ड्यूडेनल अल्सर के, इस तरफ के कौन से, गैस्ट्रिक अल्सर के।